नमस्कार। द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस हफ्ते की जो तमाम सुर्खियां हैं उसमें कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हमने चुनी हैं आज के इस डिस्कशन के लिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जो मानता ही नहीं। दूसरी बात करेंगे अमेरिका ने जो 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन नाइजीरिया पर हमला किया, कारण बताया आईसिस के आतंकवादी समूहों को नष्ट करना। और हमारे अपने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े वैचारिक पुरुष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों की मूर्तियों का अनावरण हुआ। ये राजनीति में सिर्फ विचारधारा की ही बात नहीं है, ये बल्कि नैरेटिव भी सेट करता है, ये राजनीतिक प्रतीकों को भी स्थापित करने का प्रयास होता है और इसी तरह से अपने राजनीतिक मत बैंक को भी एक तरीके का संबोधन करने का प्रयास होता है। इन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे अपने पैनलिस्ट, एक्सपर्ट और मेरे कलीग अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो ये जो विषय है, सबसे पहले तो बात शुरू करें अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश से। बांग्लादेश में आखिर समस्या क्या चल रही है, क्यों हालात काबू में नहीं आ रहे, और जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ विशेषकर हिंदू समुदाय के साथ जिस तरीके का लगातार उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, हिंसा और जो बड़ी अभी लोमहर्षक, मार्मिक, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें दीपू चंद दास नाम के एक हिंदू युवक को भीड़ ने जिस तरीके से जला दिया, ये पहले मारा और फिर जला दिया, और वहाँ की पुलिस, वहाँ का सुरक्षा तंत्र मूक दर्शक बने देखता रहा। बल्कि ये भी खबरों में अब आ गया है कि पुलिस ने उसको बचाने की बजाय खुद भीड़ के हवाले कर दिया था। पहले तो पुलिस स्टेशन में ही था। तो दरअसल, और जो हादी की हत्या हुई उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने, उसके शायद भाई ने, ये आरोप लगाया है कि ये बांग्लादेश की सरकार ने खुद कराया, मोहम्मद यूनुस, ताकि वो आगामी चुनावों को टाल सकें और उसमें अपनी जो सरकार में उनकी स्थिति है, नाम तो एडवाइजर का है लेकिन वो बतौर प्रधानमंत्री के शक्तियों के साथ काम कर रहे हैं, तो अपना कार्यकाल इसी बहाने और कुछ बढ़ा लेना चाहते हैं और उसी बहाने जमात या दूसरी जो फंडामेंटलिस्ट पार्टीज हैं उनको चाहते हैं कि इलेक्शन में एज मिल जाए। आपने क्या देखा, सोचा, समझा, क्या है ये पूरा मामला? सर, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि बांग्लादेश में समस्या क्या है, हाँ, समस्या यही है कि उनके लोगों को भी नहीं पता है कि उनकी क्या समस्या है और उनको किस रास्ते पर चलना है। दरअसल जिस तरीके से बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ विरोध हुआ और उस विरोध को भड़काने में जो फंडामेंटलिस्ट जो जमात वहाँ की थी उसको पाकिस्तान का पूरा समर्थन मिला, और शेख हसीना के टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस अच्छे चल ही रहे थे। शेख हसीना थोड़ा सेकुलर बांग्लादेश की ज़्यादा बात करती थी, तो वहाँ पर पॉलिटिकल राइवलरी सर, वहाँ बैटल ऑफ टू बेगम्स हमेशा रहा है। ठीक बात है। जब शेख हसीना सरकार में रहेंगी तो वो अपोजिशंस को जेल में डालेंगी, जब खालिदा जिया सरकार में आएंगी तो वो शेख हसीना को टारगेट करेंगी, तो जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर रही तो उन्होंने खालिदा जिया को जेल में डाल दिया। वो सारी बात ठीक है कि आपके अपने सियासी मसले हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब बांग्लादेश रहेगा तभी तो चाहे खालिदा जिया रहेंगी, चाहे शेख हसीना रहेंगी। यही तो हमारे जो 2 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों को यही नहीं समझ में आता है कि हमें पॉलिटिकल लाइन से उठ करके राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। नहीं, वहाँ की जनता को भी ये सोचना पड़ेगा, इतनी गरीबी है, मुफलिसी है, चक्रवात, मौसमी असर होते हैं और बांग्लादेश धीरे धीरे स्थिरता, शांति और विकास के रास्ते पर शेख हसीना के समय में कुछ आगे बढ़ रहा था। अब सवाल ये है कि आखिरकार 1971 में आपने पाकिस्तान के उत्पीड़न के खिलाफ ही आवाज़ उठाई और शेख मुजीबुर रहमान ने जो लिबरेशन मूवमेंट शुरू किया, मुक्ति बाहिनी का, बांग्लादेश का जो पूरा कौमी आंदोलन था, जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश के जो लोग हैं
वो अपने राष्ट्र निर्माता, अपने संस्थापक की ही मूर्तियों को तोड़ गिरा दे रहे दिए। हैं, हाँ। और जिस तरीके का उनका दुर्व्यवहार आप राष्ट्र के नायक के साथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप कि बांग्लादेश के अपने एक राष्ट्र के रूप में जी। अस्तित्व को आप चाहते नहीं चाहते कि वो नहीं, तो बना रहे। अब तो बांग्लादेश में ये डिमांड है कि हम ईस्ट पाकिस्तान फिर से बन जाएं। तो मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश के लोगों से ज्यादा कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उनका उसका और चाइना चाइना इन्वॉल्व और अमेरिका, ये उनके देशों की खुफिया एजेंसीज का कोर्टयार्ड बन गया है, बिल्कुल जहां पर हाँ, सही कह अपने रहा है। अपने हितों को साधने साधा की जा कोशिश हो रही है। और टारगेट भारत है, बांग्लादेश को जरिया बनाया जा जरिया रहा है। बनाया जा रहा है। चाइना भी टारगेट कर रहा है इंडिया को, पाकिस्तान तो कर ही रहा है, और उसका जो सॉफ्ट एक टारगेट बन गया है वो बांग्लादेश बन गया। वहाँ की जो जमात है, वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट, उनको देखिए जेल से इसीलिए रिलीज किया। जब शेख हसीना वहाँ से हटी तो खालिदा जिया को जेल से बाहर निकाला गया। जितने रेडिकल लोग थे उन्हें जेल से बाहर निकाला, जिनके ऊपर भी शेख हसीना ने बैन लगाया था, जमात इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सबको उन्होंने मोहम्मद यूनुस ने रिलीज कर दिया। तो जब बांग्लादेश में फंडामेंटलिस्ट रहेंगे तो ऐसी विचारधारा तो वहां रहेगी ना, तो वो माइनॉरिटीज को तो टारगेट करेंगे। और बांग्लादेश में अभी यूनुस का ये बयान आया है कि बांग्लादेश तो अपने सेकुलरिज्म के लिए सारी दुनिया में जाना जाता है। मान लीजिए पाकिस्तान कहे कि पाकिस्तान को सारी दुनिया में आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए जाना जाएगा, ये इस तरीके की ये स्थितियां सब बांग्लादेश, भारत के लिए खैर अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन वगैरह तब बढ़ जाता है जब ऐसा कुछ होता है। अब जो तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे 17 साल के बाद, अब वो तो बांग्लादेश की जनता से कह रहे हैं दैट आई हैव अ प्लान फॉर माई नेशन एंड फॉर द पीपल। अब उनका तो मानना है कि बांग्लादेश में भाई मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन सब एक साथ रहें, लेकिन ये क्या प्रैक्टिकली वहां पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल होता हुआ तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि दीपू चंद दास की हत्या नहीं सर, उसके बाद फिर एक और हिंदू की हत्या हुई वहां पे, अमृत मंडल की। इधर रिसेंट डेज में ये दो ऐसे हैं। और भारत का जो MEA है उसने भी जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने बताया कि 2900 ऐसे इंसिडेंट्स वहां पर हो चुके हैं बांग्लादेश के अंदर। तो बांग्लादेश सरकार को भी तय करना पड़ेगा कि वो किस लाइन पे जाना चाहते हैं। क्या वो पाकिस्तान लाइन पे जाना चाह रहे हैं, या वो भारत से अच्छी दोस्ती रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं? और बांग्लादेश की जनता को समझना चाहिए कि उसका हित भारत के ही साथ है। बिल्कुल। हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के खाने पीने का सामान, दाल चावल, दवाइयाँ, फल, सब्जियां, सब हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको। नहीं, अगर भारत नहीं होता तो एक स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश कभी अस्तित्व ही नहीं होता। और आज तो वहां इतनी, मतलब किस तरीके से लोग वहां हैं कि जो उनके फाउंडिंग फादर थे, लोग उनको देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग रेडिकलाइजेशन हो गया। और अवामी लीग पर बैन लगा दिया है। अब फरवरी में चुनाव होगा तो विदाउट अवामी लीग होगा। तो बताइए, जब एक मेन ऑपोजिशन पार्टी रही नहीं जाएगी तो कैसे होगा चुनावी दौड़ में, तो उस चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? तो जो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में सर बोला था कि हादी की जो उसका मर्डर हुआ उसमें मोहम्मद यूनुस का हाथ है, तो एक्चुअली में हादी ने मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम भी दिया था। ये स्टूडेंट लीडर था ये, तो इसने मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम भी दिया था इलेक्शन कराने का। मोहम्मद यूनुस, ये बात वहां पर चल रही थी कि मोहम्मद यूनुस ने ही इसका मर्डर करा दिया, क्योंकि ये मोहम्मद यूनुस के लिए खतरा बन रहा था। किसे ओपनली थ्रेट कर दिया था मोहम्मद यूनुस को कि जैसे शेख हसीना भागी वैसे तुम भी भागोगे, तुमको भी भागना पड़ेगा। और बड़ा पॉपुलर हो रहा था, बहुत पॉपुलर हो रहा था। तो इसी वजह से इसको रास्ते से उन्होंने हटाया। अभी इन्वेस्टिगेशन, अब देखिए आगे क्या होता है। अब सवाल ये भी तो है ना कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी तो उन्हीं के हाथों में सब उन्हीं के हाथों में। कौन से इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन? गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा तो है कि फेयर इलेक्शन हो, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। अब मोहम्मद यूनुस ने भी कहा है कि हम फेयर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे दीपू चंद दास के उसमें, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उन्होंने उसको भेजा है। अब देखिए क्या होता है। और ये 25 दिसंबर 2025 को जो अमेरिका ने नाइजीरिया पर अटैक किया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये पूरा मसला क्या है? ये तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा उनको ब्रीफ करें, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है कि अमेरिका ने नाइजीरिया में आखिर जा करके कहाँ अमेरिका, कहाँ नाइजीरिया, क्यों अटैक किया, क्या वजह थी? और वो भी 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे वाले, क्रिसमस डे, और मैरी क्रिसमस भी कहा उन्होंने। ट्रंप ने जो अपना वो जब कुछ इंसिडेंट कर देते हैं तो उसके बाद वो एक्स पर पोस्ट करते हैं
उन्होंने पे? हाँ अच्छा ट्रुथ पर, हाँ तो उस पर ट्रुथ पे पोस्ट करके फिर मैरी क्रिसमस भी लिखते हैं। हाँ तो एक्चुअली में सर ये देखिए, ये साल के खत्म होते होते अमेरिका ने, ये तीसरा ऐसा मुस्लिम कंट्री जिस पर अमेरिका ने अटैक किया। इससे पहले देखिए आप, ईरान पर अटैक हुआ था अमेरिका का, फिर अभी 19 दिसंबर को सीरिया पे हमला हुआ, अब नाइजीरिया पे हुआ। दरअसल पिछले 2 महीने से ट्रम्प बार बार नाइजीरियन गवर्नमेंट से ये कह रहे थे कि नाइजीरिया में जिस तरीके से बोको हराम और आइसिस का वहां पर जिस तरीके से बेस बन रहा है, बोको हराम एक बहुत ही रेडिकल और डेडली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सर। हाँ, बल्कि वो कई मामलों में तो आईएसआईएस से भी खतरनाक है। तो ट्रम्प ने कहा कि इस वजह से वहां पर जो क्रिश्चियंस रह रहे हैं नाइजीरिया में वो टारगेट पे हैं। अगर आप नाइजीरिया की सर लोकेशन देखेंगे तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक देश है, और इसके नॉर्थ पार्ट में, नाइजीरिया के नॉर्थ पार्ट में मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, और सदर्न पार्ट में क्रिश्चियन ज्यादा है। लेकिन जो अटैक हुआ है ये हुआ है सुकोटो में। जो सुकोटो प्रोविंस कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, वो नाइजीरिया के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। अच्छा। और वो एक तरीके से हब माना जाता है वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज का, आइसिस, इस्लामिक स्टेट। तो ट्रंप ने कहा कि पिछले 2 महीने से ट्रंप बार बार नाइजीरियन गवर्नमेंट से कह रहे थे कि क्रिश्चियंस पे जो अटैक हो रहा है उसको आप रोकिए, क्योंकि क्रिश्चियंस जो है वो नाइजीरिया में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, ऐसे नाइजीरिया में क्रिश्चियंस पे अटैक हो रहा था। एक तरीके से एथनिक क्लींजिंग की जा रही है। तो उन्होंने अब इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने फिर नाइजीरिया पर 25 दिसंबर को हमला किया। हमला जो है उसी के टारगेट पे था, सुकोटो में हमला हुआ है। और मतलब एक तरीके से टारगेटेड हमला था। हाँ, टारगेटेड अटैक था। और बस कुछ लोगों को, मतलब ये था कि जो आइसिस स्टेट के लोग वहां पर इन्वॉल्व है, केवल हमें उन्हीं के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना है। तो कुल मिला के अमेरिका का जिस तरीके से एक रुख रहता है स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के अगेंस्ट, तो यहाँ पर भी वही देखने को मिला। ईरान पर हमने देखा, सीरिया पे हमने देखा, फिर ये नाइजीरिया है आपका। अच्छा, अब अगर हम अपने देश की बात करें तो अभी एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में हमारे राजधानी शहर में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ 25 तारीख को। हाँ, जिस दिन अटल जी का जन्म दिवस भी, शताब्दी जन्म दिवस जी, और सुशासन दिवस जी, और हमारा क्रिसमस का त्योहार भी होता है। तो एक बड़ा विशाल भव्य रैली के साथ ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बारे में थोड़ा बताएं कि ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या क्या निर्माण कार्य किया गया है, और ये लखनऊ और प्रदेश और देश के लिए इसका क्या महत्व है। तो भारत की राजनीति में कहा जाता है कि प्रतीकों का बड़ा महत्व होता है, निश्चित रूप से। और हर राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक दलों के जो महापुरुष होते हैं उनकी याद में उनको डेडिकेट करके कोई ना कोई स्टेट, एक तरीके से स्टैचू कह लीजिए, पार्क कह लीजिए, कोई मॉन्यूमेंट कह लीजिए, ऐसा बिल्डअप किया ही जाता है। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर संगठित और व्यापक रूप में इसका शुरुआत करने का श्रेय सुश्री मायावती जी को जाता है, जिन्होंने सबसे पहले कांशीराम स्मारक बहुत नोएडा से लेकर लखनऊ तक में तमाम, अंबेडकर जी के नाम पर, ज्योतिबा फूले के नाम पर, सावित्री बाई के नाम पर, रमाबाई जी के नाम पर, तो जो उनके अपने कम्युनिटी के जो महापुरुष थे उनको उन्होंने हाईलाइट किया। समाजवादी पार्टी ने देखिए ज्ञानेश्वर मिश्र जी के नाम पर, लोहिया जी के नाम पर, तो ऐसे बीजेपी भी अपने महापुरुषों के नाम पर। तो जो आपने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का नाम लिया, ये लखनऊ के बसंत कुंज एरिया में सिचुएटेड है। अच्छा अच्छा। और काफी भव्य एरिया पर बनाया गया। इसका इतिहास ये रहा है। बसंत कुंज कहाँ पड़ता है लखनऊ में? ये मतलब आप जब लखनऊ हरदोई रोड पे चलेंगे तो IIM रोड कहते हैं। अच्छा। तो वहीं पर ये पाया जाता है। दुबग्गा एक एरिया पड़ता है उसी। और आपको मैं बताऊं सर, ये कभी पहले पूरा टीला होता था, कूड़े का ढेर होता था, यहाँ डंपिंग ग्राउंड था शहर के लिए। बहुत मतलब एक विशाल कई फीट हाई डंपिंग ग्राउंड था। आते जाते उधर से दूर से दिख जाता था कि यहाँ तक इतना कूड़ा है। उसी पूरे एरिया को हटा करके वहां पर जो है ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया गया है, जो माना जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 65 एकड़ में आई थिंक फैला हुआ है। और आपने बताया ही अपने ओपनिंग रिमार्क में कि बीजेपी ने 3 महापुरुषों के जो
बीजेपी से पहले जब जब जनसंघ हुआ करता था, उस समय के जो महापुरुष हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, या पंडित दीनदयाल तो उपाध्याय हम जी, कह सकते हैं बीजेपी के आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष हैं। तो तीनों की बहुत विशाल मूर्तियां वहां पर स्टैब्लिश की गई हैं ताकि लोग उनसे प्रेरणा ले सके। 65 फीट ऊंची 65 फुट, और उसमें ऑडिटोरियम भी है, 2 लाख लोगों की गैदरिंग हो सकती है, एम्फी थिएटर हाँ, है, म्यूजियम है, बहुत एडवांस टाइप ऑफ वो पूरा बनाया गया प्रेरणा स्थल। तो मुझे लगता है लखनऊ के पर्यटक स्थलों में एक नया स्थल भी जुड़ हाँ, गया लोग है। जाएंगे ही घूमने, तो इसी बहाने लोग अटल जी को देखेंगे, याद करेंगे कि हाँ, देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो। और इन तीनों महापुरुषों के जो विचार रहे हैं, जो जी। उनका दर्शन रहा है, जिस तरीके की राजनीति सोच रही है, उसके बारे में भी वहां पर देखने लोगों को पता चलेगा। भाई आदमी अब आज की जनरेशन, जेनजी जनरेशन को तो हमें नहीं पता अटल जी याद ही होंगे या पता ही होंगे। अभी आप लिस्ट पूछ लीजिए उनको, लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो वो मोदी ही को जानेंगे। बहुत पुराने प्राइम मिनिस्टर या पहला प्राइम मिनिस्टर बता देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी उसके बाद भूल जाएंगे। तो जो अटल जी याद नहीं है, तो फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन याद रखेगा? तो इसी बहाने लोग जानेंगे, याद रखेंगे उनको। लेकिन ये राजनीति का मुद्दा फिर गर्मा गया, क्योंकि MIM के जो है प्रवक्ता है, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जो 4 या 5% ब्राह्मण हैं, उन्हीं में से खाली महापुरुष मिले, और 96% जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें से कोई महापुरुष नहीं मिला। तो ये तो सर राजनीति, फिर उन्होंने जाति से जोड़ दिया। हाँ, तो लेकिन सर राजनीति में प्रतीकों का रहता है, या हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ही महापुरुष को आगे रखती है, जो उसका बेस रहा है, जिसने उस दल को आगे बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश में अब 27 में इलेक्शन भी है, चुनाव भी है। तो जनवरी से मान लीजिए, मेरे ख्याल से एक साल मान लीजिए, क्योंकि फरवरी या मार्च में इलेक्शन होगा शायद, ऐसे ही होगा 2027 में, फरवरी में नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। तो 1 साल का टाइम है। तो अब तो फिर भूमिकाएं अब धीरे धीरे तैयार होंगी चुनाव के लिए। अब आधार भूमि तैयार की जा रही है 2027 के चुनाव के लिए। और अभी यूपी में तो देखिए, ठाकुरों की भी महासभा हो गई, तो विधायकों ने कर डाली, तो ब्राह्मणों ने भी योगी में सब सहभोज किया। तो उसको लेकर के भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ है कि योगी सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा। मुझे लगता है कि हम लोगों को सर्व समाज सहभोज करना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर बने। लेकिन सर राजनीति में जाति भारत में एक सच्चाई है, निश्चित स्थापित सत्य है। और कहते भी कि जाति जाति नहीं, क्योंकि वैश्य महासभा, तो ठाकुर महासभा, तो ब्राह्मण महासभा, तो कुर्मी महासभा होता ही रहता है। अनुसूचित जाति जनजाति महासभा सब चलता है। और राजनीति बिना जाति के भारत में तो हो ही नहीं सकती, कल्पना ही नहीं की जा सकती। वो कहते हैं ना, राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है और यहाँ पर मदिरा सबने पी ली है। वाह। तो देखते रहिए द वर्ल्ड दिस वीक, जुड़े रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम लाइक तो जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।